हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी भारतीयों के लिए। उन्होंने ये कहा है कि 2047 तक 2047 तक हम लोग जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि डेवलप्ड कंट्री हम बनेंगे तभी जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर होगी। क्या बोला गया है उनके द्वारा, ध्यान से देखिए कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। तो यह हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि बच्चों हम सभी जो हैं वो एक डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं, फौज के साथ जुड़े हैं। आप एस्पिरेंट्स हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। हमें अगर पता चलेगा कि आगे जो गवर्नमेंट है उसका जो माइंडसेट है, विजन है, थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि फौज को स्ट्रांग करना है, डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रांग करना है, तो इससे हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। लेकिन हमें यह समझना है कि वो कैसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनकी बातें आगे की हमारी जो फौज है वो उसमें की जाएगी, है ना। तो बात इतनी सी है, अगर आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो तरक्की तभी कर सकती है जब उसकी फौज भी तरक्की करेगी, तो इस चीज के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस सर। ठीक है, कि भाई कोई भी देश तरक्की तभी करेगा अगर उसकी फौज भी तरक्की करती है ना। अगर ताल्लुक रखते हैं, अगर आप मानते हैं इस चीज को, तो बिल्कुल इस को आप यस सर लिखिएगा। और मेरा नाम है अतुल धीमान। शुरुआत करते हैं कि इन्होंने ये स्टेटमेंट कहां पे दी और ये स्टेटमेंट का मतलब का क्या निकल के आता है। देखिए, दिल्ली कैंटोनमेंट में 276th एनुअल डे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। किसका? इस सेलिब्रेशन के दौरान जो है आपके जो सिंह साहब हैं, उन्होंने एक डिजिटल इनिशिएटिव को लॉन्च किया, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। क्या? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को लॉन्च किया। और यह अकाउंट डिपार्टमेंट मोटे तौर पे यही करेगा कि सैलरी, पेंशन और कहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, उसको कहाँ पे किस जगह पे लगाना चाहिए, ये वो डिपार्टमेंट देखरेख करेगा। तो इसके नए इनिशिएटिव के दौरान जो है आपके राजनाथ सिंह साहब ने ये बात कही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, एज अ नागरिक, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टेल मी व्हाई मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। मतलब एक फौज जो है स्ट्रांग होना क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक कंट्री के लिए, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या 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 हो सकता है, और लगभग आप सही भी बोल रहे होंगे कि सर अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी तो हम अपने हितों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बात सही है कि नहीं? बात सही है। लेकिन चलिए हम अलग अलग डायमेंशंस में बात करते हैं कि क्यों हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होती है और हम बोलते हैं पीस लविंग कंट्री, पीस लविंग कंट्री है, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं वी आर अ पीस लविंग कंट्री, शांति प्रिय देश, राइट। पर साइड में हमारी फौज जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी हमें कुचल के जा सकता है। ये पास्ट में हमारे साथ हुआ है, बिल्कुल हमारे साथ हुआ है, और कंट्रीज के साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमारे साथ कब हुआ? 1947 में, 1962 में, 1965 में हमारे साथ हुआ है। और कंट्रीज के साथ किसके साथ हुआ है? जैसे आप लगा लीजिए भूटान, पीस लविंग कंट्री है, चुप रहती है, पीसफुल है, ठीक है। कभी जाइए तो मजा आ जाता है वहां की ब्यूटी को देख के। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे वो कंट्री कुछ बोलती है तो कोई नहीं सुनता। नेपाल की बात रख लीजिए, आप इसकी बात रख लीजिए, किसकी? तिब्बत की। तिब्बत के साथ क्या हुआ, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको समझाया। लेकिन हम इसके अलग अलग डायमेंशन से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, है ना, दम। चलिए, दम तो बिल्कुल है। चलिए, दम होगा भी क्योंकि आप लोग फौज में सर्विस देने वाले हो, है ना। चलिए इकोनॉमिक एंगल की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एंगल की बात जब करते हैं हम लोग, तो ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट, स्टेट मतलब हम लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो स्टेट का मतलब होता है कंट्री। तो कंट्री की जब बात करते हैं तो कंट्री जो है अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल उसका कोल, उसका आयरन स्टील, उसका जो मिनरल्स होते हैं, उसका जितने भी रिसोर्सेज उस कंट्री से निकलते हैं,
वो उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर पाएगा और उससे पैसा कमा पाएगा तभी जब एक फौज जो है स्ट्रांग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप वेनेजुएला का लगा लीजिए, आप इराक ईरान का लगा लीजिए, ठीक है, इराक ईरान का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कतर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वेनेजुएला का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये कंट्रीज जो थी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, लेकिन आज इन कंट्रीज में इतना सारा इंस्टेबिलिटी, और कल भी इन कंट्रीज में इतना सारा इंस्टेबिलिटी था जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी फौजें स्ट्रांग नहीं थी। फौजें ना स्ट्रांग होने की वजह से इन कंट्रीज के अंदर जो है किसी और कंट्रीज की फौजें जो है बैठी हुई हैं। आप मानते हैं ना इस चीज को? देख ही लीजिए अफगानिस्तान मैं कहता हूं इतना सारा उसके अंदर मिनरल्स हैं, इतने सारे उसमें रिसोर्सेज हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। तभी यूएस कंट्री जो है, यूएस ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने की कोशिश की कि इधर कंट्रोल करेंगे, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आप समझ गए कि भाई कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक वेल्थ को इस्तेमाल तभी कर पाएगी जब उसकी फौज बहुत तगड़ी होगी। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, भारत को एक्सप्लॉइट किया गया 200 साल तक, लूटा गया, अंग्रेजों ने लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि भारत में यूनाइटेड मिलिट्री नहीं थी, और भारत की यूनाइटेड मिलिट्री ना होने की वजह से अंग्रेजों ने भारत के अंदर कब्जा किया और इसको खूब सारा लूटा और लूट लूट के अपने घरों को भर लिया। ठीक है, तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि खूब सारा रॉ मटेरियल था, लेकिन उस रिजर्व का क्या, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का क्या फायदा भारत नहीं उठा पाया। राइट। दूसरा है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब यह है कि पॉपुलेशन। भाई एक कंट्री की पॉपुलेशन सेफ एंड सिक्योर तभी रह पाएगी जब उस देश की मिलिट्री स्ट्रांग रहेगी। हम लोग खुले से बाहर घूम सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना खड़ी है यार। और मैं सिर्फ भारतीय सेना का मतलब इंडियन आर्मी नहीं बोल रहा, भारतीय सेना का मतलब मैं सब कुछ बोल रहा हूं जो भी वर्दी के अंदर होते हैं, वर्दी के अंदर होते हैं। ठीक है। तीसरी बात, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जितने भी एनवायरमेंटल एंड नेचुरल वेल्थ होती है, एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स वेल्थ होती है, इस सभी को कंट्रोल किया जा सकता है, इस सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द आर्म्ड फोर्सेस, अगर स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस है। उसके बाद पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिक्स की बात करूं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, जैसे एक कंट्री है जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं वीक फौज है ना, जिसकी वीक फौज है, तो सरकार भी क्या करती है, धांधलेबाजी करती है, करप्शन करती है और भाग जाती है, और फिर वहां पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और फिर फौज भी इन्वॉल्व हो जाती है। तख्ता पलट आपने देखा होगा, मिलिट्री कूप देखा होगा, जहां पे फौजें जो है वो आ जाती है, वहीं पे वो सरकारें चलाना शुरू कर देती है। तो एक स्ट्रांग मिलिट्री जो होती है, स्ट्रांग मिलिट्री से इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहती है और एक्सटर्नल भी रहती है। अगर आपके पास स्ट्रांग मिलिट्री है, भारत के पास है, तो भारत आंखों में आंखें डाल के जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के साथ बात करता है, और यूएस का प्रेसिडेंट जो है भारत को कहता है कि हमारी सेना जो है आपकी सेना के साथ जो है एक बायलैटरल एक्सरसाइज कराइए। तो भारत भी कहता है बिल्कुल करा लेते हैं, अच्छा है, लड़कों को एक्सरसाइज हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से तालमेल तभी होता है जब आपकी फौज स्ट्रांग होती है, तो दूसरे कंट्री की भी जब फौज स्ट्रांग होगी तो तालमेल तभी बैठता है, और आपके पॉलिटिकल रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन जो होते हैं बेहतरीन होते हैं। टेक्नोलॉजी, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स के साथ बातचीत की है, और वो यही कहते हैं कि भाई फौज आपको जो सिखाती है वो दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाता। आप आज जो भी चीज चला रहे हैं, जो भी चीज के ऊपर निर्भर है, चाहे गाड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, आपके जो भी चीजें आप लगा के चलिए, ये सारों का जो इन्वेंशन है वो फौज के अंदर ही हुआ। आप एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिएगा, हर चीज का इन्वेंशन ना कहीं फौज से जुड़ा होगा, किसी फौजी ने किया होगा या फौज के अंदर ही उसका शुरुआत हुई होगी, खोज हुई होगी। तो फौज इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों को ये कहता हूं कि बच्चों आज के टाइम पे आप बोलेंगे सर कहां सर स्ट्रांग हो रही है फौज, कहां हो रही है, अग्निवीर आ गए बस खत्म हो गया, ऐसा मत सोचो यार। अग्निवीर में आप एक चीज सोचो, आप फौज को चेंजेस के हिसाब से देखो। फौज की आजकल रिक्वायरमेंट है कि भाई टेक्नोलॉजी चाहिए,
बच्चा जो होना चाहिए वो फिजिकली तो स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो। तो आप याद रखिए, अपने नॉलेज एजुकेशन के ऊपर भी काम कीजिए, अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम कीजिए, तब जाके आप फौज में एक सही सूटेबल सोल्जर बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है कल्चरल, देखिए फौज के अंदर वैसे तो मैं बताऊं तो फौज एक जिसे कहते हैं ना कि कोई धर्म नहीं है फौज के अंदर, है ना, लेकिन फिर भी फौज मेक श्योर करती है कि जो वो होता है ना डिसहार्मनी, रिलीजियस डिसहार्मनी, या फिर जिसे कहते हैं कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म को मार रहा है, पीट रहा है, और दंगे फसाद हो रहे हैं, और एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है, एथनिक क्राइसिस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब फौज आपकी स्ट्रांग नहीं होती। तो कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रांग सोल्जर, एक स्ट्रांग फौज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने मल्टीपल एंगल से आपको सारी चीज़ें बता दी कि वाई वी नीड अ स्ट्रांग मिलिट्री, वाई वी नीड अ स्ट्रांग मिलिट्री। स्ट्रांग मिलिट्री का मतलब ये मत समझिएगा कि भाई अग्निवीरों का 100%, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ फौज के अंदर अब चेंजेस क्या है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फौज हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई लिखाई में सक्षम कीजिए, तब जाके काम बनेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट कि वैकेंसीज कम हो जाएंगी। मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सारे डिफेंस एग्जाम एक साल में आते हैं, जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सोल्जर रिक्रूटमेंट होती है, अग्निवीर XY होता है, उसके बाद अग्निवीर, उसके बाद वायु होता है, BSF हेड कांस्टेबल, SSC GD, ये सारे ढेरों एग्जाम्स, और जिसमें ढेरों हजारों वैकेंसीज आपकी एक साल में आती है ना। ठीक है, आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं, आपने एक पोजीशन के लिए लड़ाई करनी है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही मैं बात करूं ऑफिसर्स एग्जाम्स की, तो ऑफिसर्स एग्जाम में NDA, CDS, FCAT, CAPF, ये सारे एग्जाम्स आते हैं। आप बोलेंगे सर एक ही एग्जाम है। अब ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा जो है एक एग्जाम क्यों देखे, अगर उसने ऑफिसर बनना है फौज के अंदर, वो CDS भी देखे, FCAT भी देखे, और CAPF भी देखे। क्यों वो एक एग्जाम देख रहा है, क्यों एक एग्जाम देख रहा है, बताओ। आप अगर एक डिफेंस एस्पिरेंट है, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप 3 एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में देखिए, या फर्स्ट ईयर 2nd ईयर वाला बच्चा है वो 3 एग्जाम देके टारगेट करे, CDS, FCAT एंड CAPF AC। और इनमें भी हजारों वैकेंसीज आती है, हजारों मतलब मैं कहता हूं NDA में 400 वैकेंसी आती है, साल में 2 हो गए तो 800 वैकेंसी हो गई। FCAT में लगा लीजिए 300 वैकेंसी, 600 वैकेंसी हो गई, तो यही आपकी 1,500-2,000 वैकेंसी हो गई। CDS की भी लगा के चले तो 1,500-3,000 जो वैकेंसीज आपकी आ रही है, दैट इज सफिशिएंट इनफ। अब बात आती है तैयारी की, तैयारी कैसे करनी है। अगर बच्चों आप देखेंगे इन एग्जाम्स की, मैं बात करूं NDA की, आजकल कोचिंग फीस होती है 30,000, 40,000 लोग ले रहे हैं, कोई 20,000 भी ले रहा है, 30, 40, 50 भी ले रहे हैं। उसके अलावा FCAT हो गया, CAPF हो गया, 10, 20, 30, CAPF की 40-40 हज़ार लोग चार्ज कर रहे हैं। इन टोटल चीज़ों की बात करें कोचिंग की, तो 40, 50, 60 हज़ार, 80, 90 हज़ार आपसे लोग चार्ज करते हैं। बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग द अफोर्डेबल एजुकेशन, दैट मीन्स अफोर्डेबल एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों हमारा होता है ऑफिसर एग्जाम के लिए महापैक, जिसमें आपके CDS, NDA, FCAT, CAPF, ये सारे एग्जाम्स आते हैं। साल भर में जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं ऑफिसर की, उसका आपको लाइव पेड बैच मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन एक है, एक सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। और कितना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा बच्चों, एक बार बताता हूं कितना पे करना पड़ेगा, बट उससे पहले 900 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज 1700 ज्यादा की, 232 से ज्यादा की ई-बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, इंटरेक्टिव सेशंस एंड बेस्ट फैकल्टी। बेस्ट फैकल्टी का मतलब बच्चों ये है दैट हमारी जो फैकल्टी होती है वो फैकल्टी है जिसके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो फैकल्टी जिसने खुद इन एग्जाम्स को क्रैक किया है, उसके बाद कई साल तक जो है बच्चों को पढ़ाया है, रिजल्ट निकाले हैं। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, वैसे फैकल्टी के नाम पे आपको 1 साल कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो उससे नहीं निकल रहा है, वो उसको बुला लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे भी हैं बैठे हुए मार्केट में। तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप फैकल्टी जो पढ़ा रही है उसके चेहरों को देख लो कि भाई वो क्या पढ़ा रही है और क्या उस बंदे का टैलेंट है ना, उस बेसिस पे आप देखिए। उसके बाद बच्चों जवान महापैक है, इसमें सारे जो है 900 घंटों से ज्यादा की, 3000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, 80 से ज्यादा की ई-बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, इंटरेक्टिव सेशंस एंड बेस्ट फैकल्टीज। बच्चों कोड आपने ये लगाना है, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे आप आगे जाते हैं, ये जवान महापैक है, ये कितने का पड़ेगा, 2100 रुपए का पड़ेगा अगर आप ये कोड लगाते हैं। याद रखिए ये कोड है Y588,
इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी है। ठीक है, ये मेरा कोड है, आप ये कोड लगाते हैं तो मुझे पता चलेगा कि बच्चा मेरे इस सेशन से आया है या मेरे पढ़ाने से आया है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि पढ़ाना आपको हम नहीं है, हम ही पढ़ाएंगे। तो बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि बच्चा हाँ हमारी वीडियो से आया है, हम हमारा कोड लगा के आया है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार चलो बच्चे को और तरीके से और जान लगा के पढ़ाएंगे। अब यही बात मैं आपको 60-70 हज़ार की बात बता रहा था कि आप CDS, FCAT, CAPF की कोचिंग लेंगे 50-60 हज़ार आपका चला जाएगा। यहाँ पे आपको 50-60 हज़ार नहीं पे करना। ये जो बैच आपको मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन का, कितना Y588 कोड लगा के 3000 का पड़ेगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे ये सब कुछ लेना है, किस तरीके से आप लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि कैसे आप जो है इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो बच्चों अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट में भी जा सकते हैं। ये बैच ये खुल नहीं रहा है, बट हैंग कर रहा है थोड़ा सा, डोंट वरी। चलिए, सो सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको हाँ जी अभी जस्ट खुल जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए, प्रोसेस सिंपल है बेटा, आप अड्डा 24/7 लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे डिफेंस कैटेगरी, और डिफेंस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पैक सिलेक्ट करेंगे महापैक, और महापैक में आप सिलेक्ट करेंगे या तो ऑफिसर महापैक या जवान महापैक, ऑफिसर या फिर जवान। ठीक है, अब बच्चों ऐसा है कि कंपनी के ऑफर ऊपर नीचे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको 2000 का, ये शायद कोड लगा के 2200 का दिखेगा। आप सोचेंगे सर ने तो 2000 बोला, मैं कोई और देख लेता हूँ। नहीं, वो कंपनी के ऊपर नीचे चलती रहती हैं। अब 2000 की जगह 2200 भी आपको मिल सकता है, 2200 ही पे करना पड़ेगा आपको। या मैंने बोला कि ये 3000 का है, वो 3300 का होगा। ठीक है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 2200 रुपये का पड़ेगा, राइट। तो कंपनी के आगे नीचे ऊपर नीचे होते रहते प्राइजेस, बट आप कोड लगा लीजिए, इससे बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अतुल सर GK और अतुल सर PDF के नाम से लिंक है, उससे एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल की बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आप वहाँ पे ये पैक लेंगे ना, ठीक है, कोड लगा लेंगे Y588, जैसे कोड लगाया प्लस ऊपर जाके आपको कॉइन्स भी दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कॉइन्स। ठीक है, इन दोनों का यूज करके आपको दुनिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉइन्स का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।